नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल की यात्रा के बाद युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाएगी इजराइल की तरफ से, तो फिर ये अनुमान आप गलत लगा रहे हैं। और अगर जो बाइडेन इजराइल की यात्रा, जो कि अभी तक बताया जा रहा है कि वो करते हैं, तो इसके मायने ये नहीं कि इजराइल पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि इजराइल युद्ध विराम की घोषणा कर दे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन जब अरब देशों के साथ बेहतर तालमेल और संपर्क कायम करने में सफल होते नजर आ रहे, उसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजराइल आने की इच्छा जताई। हालांकि इजराइल ने उन्हें अभी फिलहाल अपने देश न आने की सलाह दी, क्योंकि ये उचित समय नहीं है। अगर पुतिन आते तो आप ये समझ सकते हैं कि दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है, अर्थात रूस और यूक्रेन में, उसमें भी दोनों देश एक एक पक्ष का साथ ले लेते। जैसा कि इजराइल के साथ व्लादिमीर पुतिन संपर्क में हैं, लेकिन वो हमास को भी ये कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से खत्म करने की बात न कही जाए और हमास पर दबाव बढ़ाया जाए। साथ ही साथ इजराइल को ये कह रहे हैं कि वो एग्रेशन की भूमिका में न रहे। मतलब साफ है कि व्लादिमीर पुतिन इजराइल का उस अंदाज में साथ नहीं दे रहे हैं, और इसके पीछे कारण है कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, और जिस देश के साथ खुलकर अमेरिका रहेगा उसके साथ रूस कतई नहीं हो सकता। और इसलिए ये विश्व दो खेमे में बंट गया। लेकिन क्या आपने सोचा कि पिछले 7 दिनों से आप देख रहे हैं सिर्फ इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनल्स पर आपकी आंखें गड़ी हुई हैं कि कब किसने कितना मारा। लेकिन एक जगह से आपका ध्यान पूरी तरह से हट गया, और यही उद्देश्य था अमेरिका का, और वो था रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध। क्योंकि रूस जिस तरीके से आक्रामक हो रहा था और यूक्रेन को जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, और जेलेंस्की लगातार अपना वजूद बचाए रख रहे थे, अब रूस एक बड़े वॉर की तैयारी में था, और वो वॉर केमिकल वॉर का एक एक्सटेंशन था जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में यूक्रेन को डाल देता। और जब अमेरिका ने यह समझ लिया कि अब व्लादिमीर पुतिन वो एक्शन लेने वाले हैं, और सीधे तौर पर अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता तो रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो जाता, और उस जंग शुरू होने के मायने आप साफ समझ सकते हैं, परमाणु युद्ध। लेकिन जैसे ही इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई, हमास ने एक गलती और गड़बड़ी की, उसके बाद हमास की पिटाई शुरू हुई। उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें इजराइल और हमास पे लग गई, रूस और यूक्रेन के युद्ध से ध्यान हट गया। और आप देख भी रहे होंगे, लगभग इन दोनों के बीच में कोई वॉर की स्थिति अभी नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया है, और इसी के बाद रूस ने अपना एक स्टैंड ले लिया है, और यूक्रेन भी अपना एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखें कि युद्धरत इजराइल ने स्पष्ट तौर पर जेलेंस्की को मना किया, और यह कहा कि अभी उनके इजराइल आने का समय नहीं है। मतलब इजराइल किसी की गोद में नहीं खेल सकता, और उसे रूस की उतनी चिंता भी नहीं है। हाँ, वो साथी अमेरिका की चिंता करता है, क्योंकि अमेरिका का उसका रणनीतिक सहयोग है, और अमेरिका पूरी सहायता भी करता है। अमेरिका के लिए मजबूरी है कि वो इस स्थिति में इजराइल का पूरा साथ दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ईरान पूरी तरीके से अमेरिका पर प्रभावी हो सकता है, अन्य मुस्लिम देशों को साथ लेकर के। इसलिए इजराइल और हमास के बीच फिलहाल कोई संघर्ष विराम होने की स्थिति नहीं है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है
कि जब तक इजराइल और हमास का युद्ध स्तर पर ये युद्ध चल रहा है, जो फिलहाल आप हर एक दिन पिछले 10 दिनों से जिस पर आप नजर रख रहे हैं, आपकी नजरें जब तक नहीं हटती तब तक इजराइल और हमास का यह युद्ध चलेगा। और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो इन स्थितियों में युद्ध को रुकवाने की कोशिश करे, अगर हालांकि वो ये पहल करता हुआ दिखाएगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध उस स्तर पर नहीं चलेगा जैसा कि अभी यूक्रेन की पिटाई रूस करता रहा है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन को भी एक मौका मिल गया है अरब देशों के साथ या अन्य देशों को मिलाने की कोशिश उनकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे कि चीन भी इसमें कोई आक्रामक रवैया और रुख नहीं अख्तियार कर रहा है। उसके पीछे भी एक यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन जब एक स्टैंड पर हैं तो चीन लगभग उनके साथ आने की बात करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ चीन बिल्कुल हां में हां नहीं मिला सकता। यह उसके ताकत का आकलन कम माना जाएगा अगर वो ऐसा करता है। इसलिए जो बाइडेन की कोशिश जरूर होगी ये दिखाने की कि वो इजराइल पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन ये भी चाहेंगे कि जब तक वो आए और इजराइल पर दबाव बढ़ाएं, उसके पहले इजराइल गाजा पट्टी में इतने बम बरसा दे कि जो कसम इजराइल ने खाई है 50 सालों तक हमास बिल्कुल नेस्तो नाबूद स्थिति में रहेगा, वो कसम इजराइल पूरा कर ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो अमेरिका में जो यहूदी लॉबी बहुत प्रभावी है वो नाराज हो जाएगी, और पूरी दुनिया में अगर यहूदी लॉबी जिस लॉबी पर अमेरिका को भी भरोसा है हर एक दृष्टिकोण से, अगर वो नाराज हुई तो अमेरिका के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और फिलहाल अमेरिका जिस दोस्ती के साथ इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है वही कारण है कि यहूदी लॉबी अमेरिका का खुल करके समर्थन करती है। तो ये वो मुख्य कारण है जिसके कारण अगर आप ये अनुमान लगा रहे हो कि जो बाइडेन की यात्रा जैसे ही तेल अवीव अर्थात इजराइल में होगी 18 तारीख को, जो कि खबर आ रही है, उसके बाद तुरंत युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। और उनके आने तक इजराइल इतनी सख्त कार्रवाई कर चुका होगा एरियल अटैक अर्थात एयर स्ट्राइक के माध्यम से कि गाजा पट्टी में हमास की कमर लगभग टूट चुकी होगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एंटनी ब्लिंकन अरब देशों की यात्रा के बाद इजराइल पहुंच चुके हैं और वो एक भूमिका बना रहे हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस राजनयिक मुहिम में एक बीच बचाव का रास्ता दिखाया जाए इजराइल को और तैयार किया जाए हमास को कि वो जल्द से जल्द हथियार डाले। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमास हथियार डाल देगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं। और इजराइल हमास को अस्त्र विहीन किए हुए बिना या उन्हें नेस्तनाबूद किए बिना युद्ध विराम के लिए तैयार ही नहीं हो सकता। इसलिए ये जो भी भूमिका बनाई जा रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की जैसे ही तेल अवीव इजराइल की यात्रा होगी वैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हो सकती है, ऐसा नहीं होगा। इजराइल इस पूरे मुहिम को या इस पूरे मामले में सिर्फ टुकड़ों टुकड़ों में घोषणाएं कर सकता है। वो कुछ समय के लिए न तो हवाई स्ट्राइक न तो जमीनी स्ट्राइक करने की कुछ घोषणा करेगा और उस बीच में लोगों से ये कहेगा कि हथियार भी डालें हमास के लोग, और जो गाजा पट्टी छोड़ के जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि बिना सर्च किए हुए और आतंकियों को गिरफ्तार किए हुए बगैर इजराइल नहीं मानेगा। साथ ही साथ वो 199 लोग जो इजराइल के हैं और जिन्हें बंदी बना करके ले जाया गया है, जिनको हमास के आतंकियों ने अपने कब्जे में रखा है, उनके सुरक्षित रिहाई की बात भी सामने आएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब तक इजराइल कोई बड़ी घोषणा नहीं कर पाएगा और न ही करना चाहेगा, क्योंकि अंदरूनी राजनीति उसकी इस कदर प्रभावी है और सारा देश फिलहाल
हमास को खत्म करने के लिए एक हुआ है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति चाहे भी तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस तरीके की न तो घोषणा कर सकते हैं और ना ही निर्णय ले सकते हैं। मायने साफ है कि जो बाइडेन की यात्रा होगी उसमें बीच बचाव के एक रास्ते का रोड मैप तैयार होगा, उस पर सहमति बनाई जाएगी। कोशिश की जाएगी कि ब्लिंकन जिस तरीके से विदेश मंत्री के रूप में जाकर के लोगों को तैयार कर रहे हैं, जिसमें मिस्र को भी तैयार किया जा रहा है, यूएई को, सऊदी अरब को, सारे देशों को तैयार किया जा रहा है, उन सब पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि वो हमास से कहें कि वो हथियार डालें और इजराइल के सामने आत्मसमर्पण करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये युद्ध लंबा चलेगा और जो इजरायली सेना एक बड़ी जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी है उसको हरी झंडी मिल जाएगी। इसलिए देख और इंतजार करते रहिए, देखते रहिए। आने वाला समय फिलिस्तीन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, हमास के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है और गाजा के लिए जो लोग हैं 22 लाख से अधिक लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतें हैं, जिनकी जिंदगी मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी क्योंकि हमास के आतंकी उन्हीं को एक शील्ड के तौर पर, ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो तब तक जब तक ऐसा करेंगे इजराइल उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।